कहानी की शुरुआत में हमें एक लाइफ बोट को दिखाया जाता है जो समंदर में तैर रही होती है। इस लाइफ बोट में एक सोल्जर है जो इस विशाल समंदर में कई दिनों से फंसा हुआ है। जब वो अपनी बोट से उठकर देखता है तो वो देखता है उसके सामने विशाल आइलैंड है। उसकी उम्मीद की किरण जाग जाती है। वो जल्दी से अपनी लाइफ बोट को वहां तक खींच कर ले जाता है, लेकिन बोट से उतरने के बाद वो चौकन्ना हो जाता है। उसे ये डर लगने लगता है कि कहीं ये दुश्मन की चाल तो नहीं। इसके बाद वो अपनी बोट को किनारे पर लगाता है और आहिस्ता आइलैंड के अंदर घुस जाता है। लेकिन जब वो थोड़ा सा आगे जाता है तो उसे एक चर्च दिखता है। वो इस चर्च को देखकर हैरान हो जाता है कि इस विशाल आइलैंड में जहाँ पर इंसान का कोई नामो निशान नहीं है, ये चर्च कहाँ से आया। उसके बाद वो चर्च के अंदर जाता है, तभी उसे एक नन दिखती है जो चर्च के बाहर झाड़ू लगा रही होती है। जब नन की नज़र इस पर पड़ती है तो वो बहुत डर जाती है, लेकिन ये उसे कहता है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं जापानीज़ नहीं हूँ, मैं एक अमेरिकन सोल्जर हूँ। इसके बाद वो शांत हो जाती है और इसे अंदर आने को कहती है। और तभी क्लार्क एक कब्र को देखता है, लेकिन वो उससे पूछता नहीं है कि ये कब्र किसकी है। और उसके बाद नन उसे अंदर ले जाती है और अपने बारे में बताती है कि मेरा नाम एंजेलिना है और मैं एक सिस्टर हूँ, यानी कि नन हूँ, यानी कि धर्म प्रसाद करती हूँ। उसके लोग इस टापू पर आए थे लोगों को अच्छी राह दिखाने के लिए, लेकिन उसे नहीं पता था कि यहाँ पर दुश्मन मौजूद है। उनसे ये भूल हो जाती है और जापानीज उन्हें बंदी बना लेते हैं। लेकिन जब फादर जॉन को पता चलता है तो वो अपने लोगों की तरफ आने की जिद करते हैं, लेकिन वो इतने बूढ़े हो गए थे कि अकेले ट्रेवल नहीं कर सकते थे, इसीलिए मैं उनके साथ आ गई। लेकिन जब तक हम लोग यहाँ पर पहुँचते तब तक जापानीज यहाँ से हमारे सारे लोगों को ले जा चुके थे। इसके बाद उन लोगों का कुछ पता नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि जापानीज ने उन सारी सिस्टर्स को बेच दिया और कुछ सिस्टर्स को मार दिया। लेकिन जब फादर को इस बात के बारे में पता चला तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी मौत हो गई। उसके बाद वो कब्र की तरफ इशारा करके कहती है कि मैंने फादर को उसी जगह पर अपने हाथों से दफनाया है। तब से मैं यहाँ पर अकेली हूँ और मुझे बचाने कोई नहीं आया। और शायद उन लोगों का ये मानना है कि शायद मैं भी मारी जा चुकी हूँ। इसके बाद क्लार्क उसे बताता है कि वो एक मरीन है। दुश्मनों ने उनके शिप पर हमला किया, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। जिसके बाद उसे एक लाइफ बोट मिल गई और आज वो यहाँ पर है, और वो भी जिंदा हालत में है। लेकिन बाहर के हालात कुछ सही नहीं है, किसी को किसी की जान की परवाह नहीं है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि तुम इतने बड़े टापू में अकेले कैसे सरवाइव कर रही हो। उसके बाद वो नंद उसे कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद वो लोग कुछ खाने के लिए चले जाते हैं और तभी जॉन नारियल के पेड़ के ऊपर चढ़कर कुछ नारियल तोड़कर नंद की तरफ फेंकता है। तभी साइड में उसे छोटी सी पहाड़ी दिखती है और वहाँ पर एक छोटी सी गुफा है, लेकिन इस बारे में वो नंद को नहीं बताता और नीचे आ जाता है। नीचे आकर देखता है कि एक टर्टल समंदर में तैर रहा होता है। वो अपनी बोट लेकर उसे पकड़ने के लिए निकल पड़ता है और नंद भी उसके साथ चली जाती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। और तभी क्लार्क पानी में गिर जाता है और नंद उसे बचा ले। जिसके बाद ये लोग उस टर्टल को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद वो उस टर्टल को पकाकर खाते हैं और तभी जॉन उसे बताता है कि उसने इस छोटी सी राफ्ट के ऊपर 300 मील का सफर तय किया है। जॉन उसे बताता है कि वो अनाथ है और 14 साल अनाथालय में रहा है, लेकिन फिर उसके बाद उसने आर्मी ज्वाइन करने का फैसला किया ताकि वो अपनी देश की सेवा कर सके। और तभी नंद उसे बताती है कि वो भी एक अनाथ है, लेकिन उसे हमेशा से गॉड के करीब ही रहना था ताकि वो लोगों को सही राह दिखा सके, और इसलिए उसने नंद बनने का फैसला किया। मुझे इस काम में बहुत खुशी मिलती है। और तभी क्लार्क उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, पर वो उसका जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। और कुछ देर के बाद उसे आसमान में जापानीज फाइटर प्लेन्स दिखते हैं। इन्हें किसी न किसी तरीके से जापानीज से बचना है। अगर इन लोगों को जापानीज ने देख लिया तो वो इन दोनों को मार देंगे। इसके बाद क्लार्क उसे उस गुफा के बारे में बताता है जो उसने सुबह देखी थी। वो उसे कहता है कि हम उस गुफा में सेफ रहेंगे। इसके बाद जब जॉन बाहर निकलकर देखता है तो वो देखता है कि दुश्मनों ने उनके सारे आइलैंड पर आग लगा दी है। उस आग में सब कुछ जल जाता है, यहाँ तक कि चर्च भी जल जाती है। जिसके बाद नंद बहुत उदास हो जाती है और जॉन से कहती है कि तुम ऐसे सरवाइव नहीं कर सकती। ये लोग गुफा से बाहर आकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस आइलैंड के अंदर बहुत सारे जापानीज घुसते चले जा रहे हैं। शायद उन्हें पता चल गया है कि यहाँ पर कोई न कोई रह रहा है। और अगली सुबह जब क्लार्क बाहर आकर देखता है तो वो पूरी तरह से हताश हो जाता है। उन लोगों ने इस पूरे आइलैंड को जलाकर राख बना दिया। उसके यहाँ से निकलने की आखिरी उम्मीद जो वो छोटी सी राफ्ट थी वो भी उन लोगों ने जला दी है। और नंद भी ये देखकर रोने लगती है क्योंकि उसका चर्च भी जल चुका था।
थोड़ी देर के बाद जब वो नीचे नजर डालते हैं तो बहुत सारे जापानीज इस टापू के अंदर आ रहे हैं। उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। जिसके बाद ये दोनों वापस आकर उसी गुफा के अंदर छिप जाते हैं और तभी नंद जॉन को कहती है कि मैं अपने आप को इन लोगों के हवाले करती हूँ, जिसकी वजह से शायद तुम्हारी जान बच जाए। पर जॉन उसे मना कर देता है। जॉन उसे कहता है कि ये जापानीज तुम्हारा वो हाल करेंगे जो तुम सोच भी नहीं सकती। कुछ देर के बाद जॉन वहाँ से निकलकर मछलियाँ पकड़ने के लिए चला जाता है और तभी वहाँ पर जापानीज बोट आ जाती है, जिस वजह से जॉन को वहीं पर पानी के अंदर कुछ देर तक छिपना पड़ता है। उसे पानी के अंदर काफी देर तक छिपना पड़ता है क्योंकि जापानीज वहाँ पर पेट्रोलिंग के लिए आए थे। अगर वो उन्हें दिख गया तो वो और नंद दोनों ही मारे जाएंगे। और तभी जॉन मजबूर होकर अपने पूरे जिस्म पर कीचड़ लगाकर जापानीज के कैंप के अंदर घुस जाता है और जब वो सामान ले रहा होता है तो कुछ जापानीज उस कमरे के अंदर आकर बैठ जाते हैं, जिस वजह से जॉन को पूरी रात उस कमरे के अंदर सोना पड़ता है। अगली सुबह जब नंद की आंख खुलती है तो वो देखती है कि क्लार्क वहां पर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और गुफा से बाहर आ जाती है। और तभी हमें दूसरी तरफ जॉन को दिखाया जाता है जो जापानीज कैंप के अंदर है और वहीं हमें दूसरी तरफ नंद को दिखाया जाता है जो बाहर आकर जॉन को देखती है, लेकिन जॉन उसे कहीं नजर नहीं आ रहा होता, जिस वजह से वो पत्थर पर सर रख कर रोने लगती है। और तभी थोड़ी देर के बाद जॉन वहाँ पर आ जाता है और उसे डांटने लगता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें गुफा से बाहर नहीं आना चाहिए, यहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है। उसके बाद क्लार्क उसे वापस गुफा के अंदर ले जाता है और खाने पीने की चीज़ें उसे दिखाता है, मगर नंद उसका कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप जाके सो जाती है। इस बात को लेकर क्लार्क बहुत परेशान हो जाता है और उसे वादा करता है कि अगली बार यहाँ से वो बाहर जाएगा तो उसे बताकर ज़रूर जाएगा। उसके बाद क्लार्क उसे गिफ्ट देता है, एक कंगा और एक रेड रोज़। ये देखकर नंद मुस्कुराने लगती है कि वो उस कंगे का क्या करेगी, लेकिन वो रेड रोज़ को तोहफे के तौर पर अपने पास रख लेती है। तभी क्लार्क उसे पूछता है कि क्या तुम नंद वाला प्रोफेशन छोड़ सकती हो। तभी वो मुस्कुराकर बोलती है कि ऐसा तो हो सकता है, लेकिन इसके लिए मुझे सब कुछ छोड़ना होगा, क्योंकि उनका मानना है कि अगर कोई नंद बनकर वापस उस दुनिया में चली जाए तो फिर गॉड उसे कभी माफ़ नहीं करता और उसकी बॉडी हमेशा तड़पती रहती है। वो उसे बताती है कि नंद बनने के लिए हमें 5 साल का अरसा दिया जाता है ताकि हम लोग सोच सकें कि नंद बनने का जो हमारा फैसला है वो सही है या फिर गलत। और अभी मेरे 5 साल कंप्लीट होने में 1 महीने का समय अभी बाकी है। कुछ देर के बाद बाहर से आवाज़ आने लगती है। जब ये बाहर आकर देखते हैं तो वो देखते हैं कि जापानीज यहाँ से जा रहे होते हैं, जो इन लोगों के लिए अच्छा संकेत है। और कुछ देर के बाद वो लोग गुफा से बाहर आकर बहुत खुश हो जाते हैं और ये खुशी एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। और तभी सही मौका देखकर क्लार्क अपनी दिल की बात नंद के सामने और वो उसे बताता है कि आज सुबह जिस तरह उसने उसे रेड रोज दिया, इसी तरह वो उसे हमेशा से उसकी सेवा करना चाहता है, उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता है, क्योंकि उसने मौत को बहुत करीब से देखा है। अगर कुछ दिन पहले तुम मेरी हालत देखती तो तुम्हें यकीन नहीं होता कि मैं कैसे जिंदा बच गया। और कभी कभी हमें बहुत अकेला महसूस होने लगता है और हम सोल्जर्स के लिए सबसे पहले देश आता है। हम अपने घर बार, अपने बाल बच्चों को छोड़कर देश के लिए लड़ने चले। अगले महीने में तुम अपनी नंद बनने का फैसला बदल दो और ऐसे में तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एंजेलिना मना कर देती है। इसके बाद वो उसे अपनी अंगूठी दिखाती है और उसे कहती है कि इस अंगूठी को तुम जानते हो, ये सिल्वर की है। ये हम लोग तब पहनते जब हम जेसस की कसम खाते हैं कि हम नंद बनने के लिए तैयार हो गए हैं, और 5 साल के बाद हम गोल्ड की अंगूठी पहनते हैं। और इसी तरह से हमारी जो लाइफ है, हमारी जो जिंदगी है, सादगी से चलती रहती है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये सुनकर क्लार्क बहुत उदास हो जाता है और किनारे की तरफ खड़ा हो जाता है। और कुछ देर के बाद वहाँ पर नंद आती है जिसका असल नाम एंजेलिना है। क्लार्क उसे कहता है कि शायद तुम्हारा फैसला सही है, मैं ज़्यादा वक्त बॉर्डर पे रहूँगा, उसके बाद मैं जिंदा हूँ या मर गया तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा। अब एक रात को ये लोग खाना खा रहे होते हैं, तभी क्लार्क के हाथ में एक जापानीज ड्रिंक लग जाती है, जिसे पीने के लिए वो उस ड्रिंक को खोलता है। और तभी क्लार्क बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से अनाप शनाप बोलना शुरू कर देता है, जैसे कि वो नन बनकर क्या करेगी, वो मुझसे शादी कर ले। अब एंजेलिना उठकर वहाँ से चली जाती है और जंगल में ही सारी रात गुजार लेती है। अब अगले दिन जब क्लार्क उठता है तो उसे नंद कहीं दिखाई नहीं देती। वो उसे ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है और तभी वो उसे बेहोश हालत में मिल जाती है। वो उसे उठाकर वापस गुफा में ले आता है, पर एंजेलिना को होश नहीं आ रहा होता क्योंकि उसे सर्दी लग गई है और इस वक्त एंजेलिना को गर्म कपड़ों की ज़रूरत है। वो गर्म कपड़े लेने के लिए बाहर जाता है और तभी देखता है कि जापानीज वापस आ गए हैं। क्लार्क अपनी जान जोखिम में डालकर जापानीज कैंप के अंदर घुस जाता है गर्म कपड़े लेने के लिए, और तभी एक जापानीज सोल्जर उसे देख लेता है। इन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है और क्लार्क उसे मार देता है, और जिसके बाद उसे क्लार्क किनारे पे ले जाकर दफना देता है। इसके बाद क्लार्क गर्म कपड़े लेकर वापस गुफा में आता है और वो गर्म कपड़े नंद को पहना देता है।
2 दिन के बाद जब नंद को होश आता है तो अपने आप को इस हालत में देखकर हैरान हो जाती है कि उसके कपड़े आखिर किसने बदले। तभी वो क्लार्क को अपने पास बैठा हुआ देखती है और क्लार्क उसे बताता है कि तुम्हारी हालत मरने वाली हो गई थी, इसलिए मैंने तुम्हारे कपड़े चेंज किए हैं। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया था। और तभी नंद उसे माफ़ कर देती है और तभी नंद उसे बताती है कि मैं तुम्हारी वजह से उस गुफा से नहीं भागी, बल्कि जितनी बातें तुमने मुझे कही है वो मैं सुन नहीं सकती थी, इस वजह से मुझे यहाँ से बाहर निकलना पड़ा। इसके बाद उन दोनों को बाहर गोलियों की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। क्लार्क उसे बताता है कि हमने गलत सोचा था, क्योंकि जैपनीज दोबारा वापस आ गए हैं, इसलिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा। जिसके बाद एंजेलिना जॉन से कहती है कि शायद गॉड को मंजूर नहीं है कि मैं नंद बनूं, या फिर वो चाहते हैं कि हम दोनों ही उसके पास चले जाएं। ऐसे ही जैसे उन्होंने आदम और ईद को भेजा था, वैसे ही हम दोनों उसके पास चले जाएं। अब हमारा काम ख़त्म हो गया है। लेकिन क्लार्क उसकी बात नहीं मानता और बाहर जाकर देखने की कोशिश करता है। क्लार्क बाहर देखता है कि जैपनीज को उनके साथी की लाश मिल गई है, जिसकी वजह से वो उनके कातिल को ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्लार्क वापस आकर एंजेलिना को पूरी बात बताता है, जिसकी वजह से एंजेलिना बहुत परेशान हो जाती है और भगवान से प्रेयर करने लगती है। और तभी क्लार्क फैसला करता है कि वो अपने आप को उनके हवाले कर देगा, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाएगी। पर एंजेलिना उसे ऐसा करने के लिए रोक लेती है। कुछ देर के बाद गुफा के बाहर आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, जिसका मतलब ये है कि उन लोगों ने इस गुफा को ढूंढ लिया है। वो लोग बाहर ऐलान करते हैं कि जो भी गुफा के अंदर है वो बाहर आ जाए, नहीं तो हम लोग इस गुफा को बॉम्ब से उड़ा देंगे। क्लार्क ये सुनकर चुपचाप बैठ जाता है। उसके बाद वो फैसला करता है कि वो अपने आप को उनके हवाले करेगा। नन भी प्रेयर करने लगती है, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि ये उनका आखिरी समय है। और जब जॉन बाहर आता है तो वो देखता है कि आसमान में कुछ प्लेन्स उड़ रहे हैं और वो इस जगह को बॉम्ब से उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से सारे जैपनीज इधर उधर भागना शुरू हो जाते हैं। क्लार्क समझ जाता है कि यूएस आर्मी पहुंच चुकी है। उसके बाद सारे जैपनीज इधर उधर भागना शुरू हो जाते हैं, लेकिन बॉम्ब्स की वजह से वो सारे के सारे जैपनीज मारे जाते हैं। इसके बाद क्लार्क नंद के पास आता है और उसे बताता है कि यूएस आर्मी पहुंच चुकी है। अगर वो लोग नीचे उतरे तो वो जैपनीज के बिछाए हुए जाल में फंस जाएंगे, क्योंकि जैपनीज ने हर जगह बॉम्ब्स बिछाए हुए हैं। मुझे किसी न किसी तरीके से उन बॉम्ब्स को डिफ्यूज़ करना होगा। इसके बाद क्लार्क बाहर आता है और एक एक करके सारे बॉम्ब्स को डिफ्यूज़ करना शुरू कर देता है। जिसके बाद क्लार्क मैन मशीन को भी ख़राब कर देता है, जिसकी वजह से उसे चोट लग जाती है। कुछ देर के बाद सब कुछ शांत हो जाता है और ये दोनों बाहर आ जाते हैं। क्लार्क जख्मी है, जिसकी वजह से नंद उसका इलाज करना शुरू कर देती है, उसकी मरहम पट्टी करती है। इसके बाद क्लार्क एंजेलिना को बताता है कि शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है, शायद इसके बाद हम लोग दोबारा ना मिलें। और एंजेलिना उसे कहती है कि तुम हमेशा मेरे दिल के करीब रहोगे, एक अच्छे दोस्त की तरह, क्योंकि तुमने मुझे जीने की एक उम्मीद दी थी। ये दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं और तभी यूएस मरीन यहाँ पर आ जाती है। जिसके बाद यूएस आर्मी क्लार्क को ले जाती है और नंद उसके पीछे पीछे आती है। इसके साथ ही ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से आगाह करें।